तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी की नई क्लास, धर्मनिरपेक्षता की समझ। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य के उद्देश्य हैं? पहला ऑप्शन है एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों पे हावी नहीं होते। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। जल्द से जल्द इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही हैं। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो चलते हैं इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारतीय संविधान कहता है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को धरातल पे लाता है। अपने उद्देश्यों को धरातल पे लाता है, मतलब उतार सकता है, ला सकता है। और इसके कुछ पॉइंट हैं जो देख लेते हैं। कोई भी धार्मिक समुदाय एक दूसरे पे हावी ना हो। कोई भी धार्मिक समुदाय एक दूसरे पे हावी ना हो। पहला ऑप्शन देखिए सही है। कुछ सदस्य कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पे हावी नहीं होते। ये भी सही है। देखिए, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है। राज्य जो है किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और ना ही व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की छीन अब व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को भी नहीं छीनता है। ये राज्य का काम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा काम भारतीय राज्यों के लिए सत्य है जो आधिपत्य को रोकने के लिए काम कर रहा है? पहला ऑप्शन है धर्म से स्वयं को दूर रखना। दूसरा ऑप्शन है हस्तक्षेप की रणनीति। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, जैसा कि मेरा आंसर ही रहता है, 1 और 2 दोनों। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इसके कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारतीय राज वर्चस्व को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करता है। सबसे पहला तरीका क्या है? धर्म को स्वयं से दूर रखना, यही पहला तरीका है। ये कैसे दूर रखता है? और दूसरा मतलब पहला तरीका है धर्म को स्वयं से दूर रखने की रणनीति का उपयोग करना। भारतीय राज किसी धार्मिक समुदाय द्वारा शासित नहीं है। देखिए, प्लस पॉइंट ये है, भारतीय राज जो है किसी धार्मिक समुदाय द्वारा शासित नहीं है, न ही किसी एक धर्म का समर्थन करता है। भारत के मतलब जो भारत के जो कानूनी अदालत हैं, जो कोर्ट हो गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन हो गया और गवर्नमेंट स्कूल हो गई और भी अन्य चीज़ें हैं, जैसे में ऑफिस भी आ जाता है। बहुत प्रकार के ऑफिस भी हैं। ये सब का भी काम है। ये सब भी किसी धर्म को ना तो बढ़ावा देते हैं, ना तो धर्म को प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है भारतीय धर्मनिरपेक्षता वर्चस्व को रोकने के लिए काम करती है। भारतीय जो धर्मनिरपेक्ष है वो मतलब वर्चस्व को रोकने के लिए काम करता है। जैसे कि हस्तक्षेप हस्तक्षेप की रणनीति। हस्तक्षेप की रणनीति, इसका अर्थ क्या है? हस्तक्षेप की रणनीति का अर्थ क्या है? इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह सभी धर्मों के भावनाओं को सम्मान करता है। ये सभी धर्मों के भावनाओं को सम्मान करता है और किसी भी प्रकार के धार्मिक चलन में हस्तक्षेप नहीं करता है। हस्तक्षेप धार्मिक चलन में हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए इसका ऑप्शन आंसर नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रांस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कौन सही है? पहला है फ्रांस ने फरवरी 2003 में छात्रों को किसी भी धार्मिक या राजनीतिक संकेतों या प्रतीकों को धारण करने एवं पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किए। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? इस कानून उन अप्रवासियों की तरफ से बहुत प्रतिरोध किया गया जो मुख्य रूप से पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश से हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, उसके बाद जान भी लीजिएगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है, यही सही है। अब कैसे कह सकते हैं कि ये सही है? अब जानते हैं, देखिए कुछ डिटेल में जानते हैं। फ्रांस ने फरवरी 2003 जो लिखा हुआ है 2004, फरवरी 2004 में छात्रों को किसी धार्मिक राजनीतिक संकेत या प्रतीकों को ये प्रतीक और सिर पे बांधे जाने वाले इस्लामिक टोपी, मतलब इस्लामिक रुमाल, यहूदी टोपी, यहूदियों का गोल टोपी होता है जो सर पे लगाते हैं, और ईसाई क्रॉस, जो एक क्रॉस होता है ईसाई क्रॉस जैसे प्रतीकों को धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो वहाँ के प्रवासी हैं, प्रवासी की ओर से इस पे प्रवासियों की ओर से इस पे बहुत प्रतिरोध हुआ। अब प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। मुख्य रूप से कहाँ-कहाँ करना पड़ा सामना? अल्जीरिया हो गया,
ट्यूनीशिया हो गया, मोरक्को हो गया। मोरक्को जैसे पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों से सब क्या है, पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश था। 1960 के दशक में 1960 के दशक में फ्रांस ने श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा। प्रवासियों को देश में आने एवं काम करने के लिए वीज़ा प्रदान किया गया। इन प्रवासियों की बेटियां अक्सर स्कूल जाते समय और जो प्रवासी लोग थे उनकी जो बच्चियां थी वो हेड स्कार्फ हेड स्कार्फ होता है जो वे सर पे लगाती हैं और एक रुमाल की तरह होता है और उसे सर पे लगाती हैं। लड़कियां लोग उसका इस्तेमाल सर पे लगाने के लिए किया करती थी। तो यह जो नया कानून पारित हुआ उससे हेड स्कार्फ पहनने पे मतलब पहनकर स्कूल जाने पे अनुपति या निष्कासित कर दिया जाने लगा। स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता था, मतलब हटा दिया जाता था स्कूल से हम लोग को। तो उसके कारण भी अप्रवासी लोग बहुत प्रतिरोध किए इसका। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के हस्तक्षेप के संबंध में सही है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर थोड़ा-सा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राज्य का हस्तक्षेप वर्चस्व के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्वयं के स्कूल एवं कॉलेज स्थापित करने का अधिकार देता है। और तीसरा है उन्हें गैर तरजीही आधार पर वित्तीय सहायता भी देता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। तो चलते हैं इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। राज्य उस सामाजिक प्रथा को समाप्त करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करता है जो भेदभाव और बहिष्कार को मानती है। जो क्या करती है? भेदभाव और बहिष्कार को मानती तथा निचली जाति जो निचली जाति है के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। देश के नागरिक हैं, समान उत्तराधिकारी से संबंधित कानूनों के प्रति सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समुदायों की धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यह हस्तक्षेप समर्थन के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को खुद का स्कूल और कॉलेज स्थापित करने के लिए अधिकार देता है तथा उन्हें तरजीह के आधार पर वित्तीय सहायता भी देता है। मतलब इससे यही कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से युग्मित है? तो देखेंगे, पहला ऑप्शन है जबरदस्ती, किसी को बाध्य करना। दूसरा ऑप्शन है हस्तक्षेप, किसी विशेष मामले को प्रभावित करना। तीसरा है विवेचना की स्वतंत्रता, व्यक्तियों की स्वतंत्रता। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 तीनों सही है इसमें। तो जान लेंगे तीनों कैसे। जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती क्या है कि किसी को कुछ करने के लिए बाध्य करना। मतलब कानूनी रूप से बलपूर्वक किसी को किसी भी काम के प्रति बाध्य करना, जबरदस्ती करना, मतलब ये सही है। हस्तक्षेप क्या है? हस्तक्षेप क्या है? किसी विशेष मामले को प्रभावित करना। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने तरीके से समझना यह किसी व्यक्ति को उस स्वतंत्रता को दर्शाता है। उस स्वतंत्रता को दर्शाती है जिसके माध्यम से वह अपने स्वयं की समझ को विकसित करे। क्या करे? स्वयं की समझ को विकसित करे तथा जिस धार्मिक प्रथा का वह पालन करता है उसके अर्थ को विकसित करना। मतलब उसके अर्थ को विकसित करना, मतलब इसी हिसाब से प्रभावित करता है। अब चलेंगे हस्तक्षेप की, मतलब विवेचना की स्वतंत्रता हो गया। अब चलेंगे हस्तक्षेप की। हस्तक्षेप क्या है? राज्य के उन प्रयासों को दर्शाता है जिसके माध्यम से संविधान के सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष मामले को प्रभावित किया जाता है। मतलब किसी विशेष मामले को प्रभावित किया जाता है। अब विवेचना की स्वतंत्रता तो हम लोग अभी देख लें, किसी धार्मिक प्रथा का वह जो पालन करता है जिसके अर्थ को विकसित करना होता है। मतलब किसी विशेष मामले को प्रभावित करना, हस्तक्षेप करना होता है और उसे विकसित करना भी होता है। स्वयं की समझ को विकसित करना होता है। इसका अर्थ ही है विकसित करना, मतलब प्रोग्रेस करना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।